तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूँ। जो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इनके जो नुमाइंदे थे उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है। इंडिया उसमें इंक्लूडेड नहीं था कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए अगर एक या दो होते तो सरकारी बता देती, तो वो बताया नहीं गया है। पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। हिदायत क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दागेगी, और इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उस पर दागेगी नहीं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी एयरफोर्स लड़ाई करती है उसका सबसे पहला निशाना दुश्मन का एयर डिफेंस होता है, क्योंकि सबसे इमीडिएट खतरा एयर डिफेंस से होता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीड, जो होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो अगर आप उसको नहीं दाग रहे हैं और आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर कैंप पे कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनिमी तो फिर आपका जहाज को निशाना बनाएगा। तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि साहब ये जो थी, ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि आप सिर्फ जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर कैंप को आप दागिएगा। पर ये बात तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान को बताया गया था, उनकी सेना को, वो ये था, और एयरफोर्स को कि आप सिर्फ पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंप है, लॉन्च पैड है, उनको दागेंगे, क्योंकि हमें बदला लेना था पहलगाम का। ये था, इसलिए उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया था। अच्छा, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दागेंगे, ये तो जो अब नए बने हैं मोदी सरकार के अनौपचारिक राजदूत शशि थरूर, तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स थी या इंडियन मिलिट्री थी, उसको हिदायत थी कि आप सिर्फ जो है टेरर लॉन्च पैड और कैंप्स पे फायर करेंगे। ये गलत है हिदायत, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये बात बताई गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। शिव कुमार ने ये बोल दिया कि साहब कि आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से, जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ, और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी, जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब तीन बातें सामने आ गई। दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। ये दूसरा कारण हो गया हमारे नुकसान का। तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूँ। देखिए, मोदी सरकार जो है 2014 में आई थी और अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने खुद एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जहां उन्होंने ये बता दिया कि थ्रेट में बी नोन बट द एनिमी में बी इनविजिबल। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि थ्रेट जो है, आपको पता है कहां से खतरा है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री से, वो आपको मालूम है। पर आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप एनिमी पे जो आज खड़ा हुआ है सामने, वो है टेररिस्ट, उसको दागिए। तो हिदायत क्या थी? हिदायत ये थी कि 2014 में खुद प्रधानमंत्री ने दी कि आप जो है अपना पूरा फोकस, बिल्कुल अपना एम
वो है जो आप रखिए टेररिज्म के ऊपर, कि हमें टेररिज्म ख़त्म करना है, आप एनिमी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को छोड़िए। देखिए वो वही बात हो गई जो शिव कुमार ने बोली है, वो हिदायत की, ये वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात थी जो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं कभी उसके अंदर, मिलिट्री के मैटर्स के अंदर वो उसमें नहीं पड़ते हैं। वो जो काम होता है वो रक्षा मंत्री का होता है। तो रक्षा मंत्री क्या करते थे अभी तक, एक ब्रॉड ऑपरेशन डायरेक्टिव देते थे तीनों सेना को। इसका मतलब ये है कि एक आपने हिदायत दे दी कि साहब जो खतरा है हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे इसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे, ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय करती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। अभी क्या किया प्रधानमंत्री ने, जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप टेरर पे कंसंट्रेट करिए, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान की फौज पे, तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही खुद दे दी, जो पहले कभी हुआ नहीं है। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको तीनों सेनाओं ने बहुत सीरियसली लिया। और फिर हमने ये भी देखा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे, कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ नहीं होता है, मैं समझाता हूँ, हमारे यहाँ सुप्रीम कमांडर होता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कमांडर है। उसका मतलब ये होता है कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, इंडिया करेगा कि नहीं करेगा, ये साइन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस पर कैबिनेट की। मतलब जो कैबिनेट होती है वो सलाह देगी प्रेसिडेंट को, और फिर जो है प्रेसिडेंट उस पर अमल करेगा और उस पर साइन कर देगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कैबिनेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, मतलब कैबिनेट फैसला करके उनको बताएगी। कमांडर इन चीफ अलग चीज़ होती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कमांडर इन चीफ है, कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तीनों फौजों को और वो हिदायत देते हैं क्या करेंगे। तो आप समझिए इन दोनों का फ़र्क। तो हमारे यहाँ जो ये है पूरा सिस्टम ही बदल गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन्होंने ये हिदायत क्यों दी। मोदी को, सरकार को, मोदी जी को खुद किसी ने बताया होगा कि साहब हम क्यों टेरर के ऊपर, हम टेररिस्ट पे पूरा फोकस रखें और हम उस पर ना रखें। देखिए इसकी भी एक कहानी है, इसकी कहानी जाती है 2004 में। पहली चीज़ तो ये कर दी कि ये बता दिया अपनी फौज को कि देखिए फेंस लग गई है, अब जो भी टेररिस्ट इधर आता है हमें उसी से लड़ाई करनी है अपनी अपनी जगह के अंदर, टेरिटरी में। दूसरा क्या हुआ, ये देखिए एक माइंडसेट आ जाता है फौज के अंदर कि भाई मैं डिफेंसिव, मुझे लड़ाई लड़नी है, ऑफेंसिव नहीं लड़नी। उनको लगा कि अब एयरफोर्स को भी कुछ काम करना चाहिए इसी एरिया के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है। अच्छा, सवाल ये है कि अब आप कैसे लड़ाई करेंगे। अगर आप ये सोच लें कि मैं टेरर की जगह पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई करूंगा, उसके लिए फिर आपको लड़ाई की तैयारी करनी है, जो 35 साल से हिंदुस्तान की फौज ने की ही नहीं है। अगर की होती तो पाकिस्तान ये सब बंद कर देता। तो दिक्कत सारी यहाँ पर आ रखी है। अच्छा, अब आगे चलिए। तो जब ये हमने फैसला ले लिया ये कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में ये हिदायत दे दी गई जो शिव कुमार ने बोली है, हम आगे ये हुआ है, हमने मतलब मोदी सरकार ने ये कहा जो कि एक मिलिट्री मुद्दा था। क्या है मिलिट्री मुद्दा? मिलिट्री मुद्दा ये है कि साहब ये जो प्रॉक्सी वॉर है इसको रोकने का, जैसे मैंने बताया है, एक ही तरीका है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, और वो ये है अपनी लड़ाई करने की क्षमता बढ़ाई। वो आप करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें वक्त लगेगा और उसमें पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए हमने क्या किया, जो एक मिलिट्री मुद्दा था उसको हमने पॉलिटिकल इशू बना। कभी कभी ज़्यादा शांतपति करना जो है ना, वो भी इंसान को मार जाता है। ज़्यादा समझदार होना और उसके बाद बार बार जब आप राजा बाबू बनने के चक्कर में होते हैं तो और मुसीबत है साहब।
यही मोदी जी थे जो बालाकोट स्ट्राइक के अंदर क्या कहते थे, बादलों के पीछे से प्लेन जाएगा तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, यही मौका है। मुझे लगता है आर्मी के सारे अफसर जो वहां पर कमांडर बैठे हुए थे, हमारे जनरल्स बैठे थे, हंस रहे होंगे कि ये बुद्धि है हमारे प्रधानमंत्री की, जिसे यही नहीं पता कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, और क्या बादलों के पीछे रडार कम करता है, नहीं करता। और हो सकता है अपनी प्राइवेट मीटिंग में हंसकर मजाक भी बनाते होंगे कि कैसा आदमी है यार, जिसे जरा ज्ञान नहीं है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब फिर से वही, अब असलियत निकल कर सामने आ गई। कैप्टन शिव कुमार ने निकाल कर सामने कर दिया कि हमारे बहुत सारे विमान गिरे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण गिरे, क्योंकि पहले कहा गया कि आर्मी को पूरी आजादी है, एयरफोर्स को पूरी आजादी है कि टाइम और डेट वो फिक्स करेंगे, लक्ष्य भी वो फिक्स करेंगे, हमने पूरी आजादी दे दी। लेकिन पीछे से हाथ बांध दिए उनके। कहता ऐसा ना, तुम्हारे हाथ और पैर में बांध देता हूं, अब जाओ तुम लड़ो। तो वे शिकंजे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो शिकंजा अमेरिका ने भी भारत के ऊपर पूरा कस दिया है और ट्रेड डील के ऊपर हाथ में भारत के एक पेन दे दिया है और सामने एक ड्राफ्ट रख दिया और कह दो भैया साइन कर दो इसके ऊपर। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन जिस ढंग से चीन अपना शिकंजा धीरे 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 कसता जा रहा है और अभी नए सार्क को फ्लोट करने की बातें हो रही हैं, न्यू सार्क, और एक पॉलिसी उसकी पहले से है जिसको क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंतर्गत उसका मकसद यह रहता है कि किसी भी देश को चारों तरफ से एक ऑक्टोपस की तरह घेर लेना और फिर उसको स्ट्रेंगुलेट कर देना। वो जो पॉलिसी थी वो पूरी की पूरी भारत के खिलाफ चीन ने अपनाई और साउथ एशिया के एक एक देश जो थे वो अपने कब्जे में लेता चला गया। इससे पहले कि मैं कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखाऊं, मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर संजय कुमार का और हेमंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले वो ट्रांसपेरेंसी दिखा देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर शायद सुनील शुक्ला जी भी आ गए हैं तो इनका भी स्वागत कर लेता हूं। स्वागत है सुनील शुक्ला जी आपका। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है जिसके अंदर चाइना ने भारत को चारों ओर से घेरा, जहां पर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान भी सीपैक में चला गया, नेपाल, भूटान, ये पूरा का पूरा जो था, यहां पर भारत को चारों तरफ से अपने BRI प्रोजेक्ट के द्वारा और अन्य जो कोशिशें थी उसके द्वारा उनको घेर लिया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आ रही है हमारे एक भूटान से इस समय। हालांकि 4 दिन की यात्रा में भारत के सेनाध्यक्ष भूटान के अंदर हैं और भूटान के अंदर 3 एरियाज हैं जहां पर चाइना का एनक्रोचमेंट बहुत हो गया और भूटान ने सरेंडर कर दिया उनके सामने। 7.5 लाख की आबादी है लेकिन भारत भूटान को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है और जो एरियाज उन्होंने कब्जाए हैं, ये एरियाज हैं आपके जाखरलुंग और पासमलुंग, जो टॉप के 495 स्क्वायर किलोमीटर था और एक डोकलाम जो था ये 269 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो बिल्कुल सिक्किम से बहुत थोड़ी सी दूरी पर है, या ये कह सकते हो हमारे चिकन स्नैक एरिया के ऊपर जरा से ऊपर है। चिकन स्नैक एरिया से जो टोटल दूरी पड़ती है जिसे एक क्रोज फ्लाइट कहते हैं, वो करीब करीब 50 किलोमीटर है, दैट्स ऑल। यहां पर हुआ क्या था कि नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर पासमलुंग में और जाखरलुंग में चाइना ने एनक्रोचमेंट किया, अपने विलेजेस बना लिए और बाद में एक प्रपोजल रखा भूटान के सामने और ये कहा कि भाई ऐसा है कि तुम मुझे डोकलाम दे दो और मैं तुमको ये 495 स्क्वायर फीट का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वापस करता हूं तुम्हारा। भूटान के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने बोला कि ये जो डील है आपको साइन करनी पड़ेगी। तो भूटान मरता क्या ना करता डोकलाम को देने पर राजी हो गया। ऑलमोस्ट सिग्नेचर हो चुके हैं और डोकलाम के अंदर उनकी सेनाएं भी हैं, 8 विलेजेस भी बसा लिए गए। अगर इसका एक और चित्र यहां पर देखें तो आप पाएंगे कि ये थिम्पू है, साथ में डोकलाम प्लेटो है, उसके साथ में नाथुला पास है, बहुत बिल्कुल पास में है, जो गैंगटोक के थोड़ा ऊपर जाके पड़ता है, और जो हमारा चिकन स्नैक का एरिया है, कुल मिला के 50 किलोमीटर का जो एक वो होता है पूरा का पूरा जो उसका फासला है। दिस इज हाउ द चाइना बेसिकली हैज स्ट्रैंगुलेटेड इंडिया चारों साइड से। ये तो साहब एक कहानी थी, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, या फिर नीचे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, अब अफगानिस्तान भी सीपैक प्रोजेक्ट के द्वारा उसको भी स्ट्रैंगुलेट कर लिया गया। भारत के पास एक मौका था 2018 में, मैंने इसकी चर्चा की थी कि नॉर्थ म्यांमार में जब आंग सू की गवर्नमेंट थी, 2018 की बात है, तो वहां पर एक कचिन स्टेट है, नॉर्थ म्यांमार को कचिन स्टेट कहा जाता है। तो कचिन स्टेट के अंदर उनकी एक इंडिपेंडेंट आर्मी है, रेबल्स आर्मी है, कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी KIA ये है। उस समय वो आंग सू की सरकार से लड़ रहे थे और इस रेबल को चाइना का समर्थन प्राप्त था
इंसिडेंटली ये जो नॉर्थ म्यांमार है, कचिन स्टेट जो है, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल एरिया है रेयर अर्थ का, दुनिया का। KIA ने भारत को ऑफर किया कि भाई ऐसे है ना, आधा तुमको देता हूं, आधा चाइना को दे दूंगा, क्या तुम सामने आओगे? भारत ने जाने से मना कर दिया। चाइना ने पूरा का पूरा हथिया लिया उसको। अब रेबल्स भी उसके, सरकार भी उसकी। हम दरअसल स्टिंग ऑफ पॉलिसी के अंदर एक के बाद एक ब्लंडर करते चले गए और हम अपनी कूटनीति को संतुलित नहीं कर पाए। 1 जुलाई है और ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 193 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਟੋਟਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 5 ਮੈਂਬਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 5 ਵੀਟੋ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ, फ्रांस, UK और चाइना। 10 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ 193 UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ DC 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ UN ਵਿਚਲੇ ਪੱਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਟੈਕ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਨਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਰਟਸ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫਰੋਮ ਜੁਲਾਈ 1 ਫॉर द ਮੰਥ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਆਸਮ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਥ ਆਫ ਜੁਲਾਈ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾ ਮਕਸਦ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 182 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ 193 ਚੋਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰਟੇਕਸ ਦਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਅ ਡੀਪ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। Our approach will continue to remain anchored in the purposes and principles of UN Charter, respect for international law, and steadfast commitment to multilateralism, the Foreign Office said. ਇਹ ਹੈ graceful। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ UN Charter ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। Pakistan's presidency will be transparent,
inclusive and responsive. Ambassador Asim Iftikhar Ahmed told the state-run Associated Press कि ਅਸੀਂ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ शुक्र करे भारत के अमेरिका बीच में आ गया था, वरना पाकिस्तानी एयर फोर्सेस आज भारत की फ़िज़ाओं में राज कर रहा होता। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।